अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आप देख रहे हैं स्टेट क्राफ्ट और मैं हूं सैयद मुजम्मिल शाह। नाजरीन, वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा सुहेल आफरीदी के बानी पीटीआई की रिहाई के लिए टास्क फोर्स बनाने के ऐलान के बाद पीटीआई पर जिस तरह तनकीद हो रही थी, इसको पीएमएलएन के कुछ इशूज़ ने जिस तरह रिप्लेस किया, शायद एक्सपेक्ट नहीं किया जा रहा था। वज़ीर आला मरीम नवाज़ के जहाज़ का मामला हो, जिसको वज़ीर इत्तलात पंजाब अज़मा बुखारी ने मिस हैंडल किया, या पंजाब हुकूमत की नई ट्रांसपोर्ट पॉलिसी जिसमें चीफ सेक्रेटरी या आईजी पंजाब की 4700 सीसी गाड़ी के लिए पेट्रोल अनलिमिटेड कर दिया गया, इस पर पंजाब हुकूमत टारगेट पर रही। फिर एचआरसीपी की सीसीडी के हवाले से फैक्ट फाइंडिंग रिपोर्ट और फायरवॉल के फेलियर पर एक सख्त किस्म की बैशिंग देखी गई। हम पहले भी कह रहे थे कि शायद इस गवर्नमेंट को सूट करता है कि सारा फोकस अगर तहरीक इंसाफ या बानी पीटीआई पर रहे, क्योंकि इनके गवर्नेंस के फ्लॉज या नेग्लिजेंस इसी में छुप जाती है। लेकिन अगर पीटीआई थोड़ी कंस्ट्रक्टिव अपोजिशन करे तो वो हुकूमत को मुख्तलिफ मामलात पर काफ़ी टफ टाइम दे सकती है, जिस पर पीटीआई को ज़रूर सोचना चाहिए। इसके अलावा हम देख रहे हैं कि सिंध असम्बली में सूबे की तकसीम के ख़िलाफ़ पेश होने वाली करारदाद के बाद एमक्यूएम और पीपल्स पार्टी भी आमने सामने हैं, जिस पर पीपल्स पार्टी और एमक्यूएम दोनों तरफ से प्रेस कॉन्फ्रेंसेस की गई। पीपल्स पार्टी की तरफ से ये भी सवाल उठाया गया कि मुस्तफ़ा कमाल या खालिद मकबूल सदीकी चूँकि वफाकी वज़रा भी हैं, तो क्या इनको वफाकी हुकूमत की सपोर्ट भी हासिल है। अब शायद सिंध की तकसीम पर पीपल्स पार्टी का ये रिएक्शन अनएक्सपेक्टेड नहीं था, लेकिन क्या एमक्यूएम का इस हद तक पहुंच जाना कि 170 सीटें लेने वाला जेल में और 80 सीटें लेने वाला हुकूमत में है, इस सेटअप पर यकीनन एक बड़ा सवालिया निशान ज़रूर है। इन तमाम मौज़ूआत पर हम गुफ्तगू का आगाज़ करेंगे। वज़ीर आज़म के मावन ख़ुसूसी हुज़ैफ़ा रहमान साहब हमारे साथ मौजूद हैं और तहरीक इंसाफ के रहनुमा फैसल चौधरी साहब ज्वाइन कर रहे हैं। आप दोनों का बहुत बहुत शुक्रिया। फैसल साहब, आपसे आगाज़ करूँगा। ये जो कन्फेशनल स्टेटमेंट्स आ रही हैं, जिसमें गंडापुर साहब ने भी बात की है और मरवत साहब वैसे अलाइंड तो नहीं है पार्टी के साथ, लेकिन उनकी भी यही तनकीद है कि जो अंदरूनी इख्तलाफात हैं और जो कमज़ोरियाँ, जो फॉल्ट लाइन्स हैं पीटीआई की, वो एक बहुत बड़ी रीज़न है इस मूवमेंट के फ़ेल होने की, जिसका ऑब्जेक्टिव खान साहब की रिहाई था। हमने ये भी देखा कि शादाना गुलजार साहिबा के हवाले से भी ख़बरें सर्कुलेट कर रही हैं कि वो पार्टी के व्हाट्सएप ग्रुप्स में अलीमा साहिबा पर तनकीद कर रही हैं। उन्होंने ये कहा कि इस उम्र में इनको अपने पोते पोतियों को खिलाना चाहिए, लेकिन ये सियासत चला रहे हैं। तो क्या वजह है इसकी कि अब तक जब डील तक की ऑफ़र्स की बातें राना सनाउल्लाह साहब मान गए हैं कि हमने की थी पीटीआई को, अभी भी आकर वन पेज पर नहीं आ रही पार्टी की सारी हायरार्की? ये बोन ऑफ कंटेंशन है कि अलीमा साहिबा हैं या कुछ और है? बुनियादी तौर पे तो ये सोचों का फ़र्क है ना जी। जो अप्रोचेज होती हैं, एक मुफाहमत की अप्रोच है। पार्टी के ज़्यादातर जो सियासी अरकान हैं वो सियासी अंदाज से मामले को हल करने में दिलचस्पी रखते हैं, और जो ख़ानदान है वो मज़ामत करना चाहता है और मज़ामत की को डिफ़ाइन तो वो नहीं कर पा रहे। लेकिन जिस तरह से सुहेल आफरीदी ने फोर्स का ऐलान कर दिया या ये जो मामलात किए गए, तो इससे जो संजीदा लोग हैं, आपने मुस्तफा नवाज खोखर साहब की स्टेटमेंट भी नहीं सुनी। उन्होंने भी इस बात को की तस्दीक की है कि पीटीआई के अंदरूनी मामलात बहुत ख़राब हैं, और जब वो तक सही नहीं होते, ये यकसुई नहीं होती ना जी फिर। और अभी रिसेंटली जो हॉस्पिटलाइजेशन वाला मामला था, उस पर भी काफ़ी हद तक डेवलपमेंट हो सकती थी, लेकिन फिर एक हार्ड स्टांस की वजह से नहीं हो सकी। इमरान खान साहब की हॉस्पिटलाइजेशन इम्पॉर्टेंट थी, उसमें किसी किस्म का और काम नहीं आना चाहिए था, लेकिन वो नहीं हो सकी। यानी अगर वो अडाला से हफ्ते 2 हफ्ते के लिए या कुछ चीज़ों तक आ जाते हैं, तो फिर मामलात जो हैं वो अच्छे हो सकते थे। जब वो जेल से माहौल बदलता है ना जी, जब हॉस्पिटल में आते तो कोई ज़ाहिर है खान साहब से जो है मामलात बेहतर हो सकते थे, कुछ लोगों की मुलाकात हो सकती थी। तो ये रिफ्ट्स तो हैं, और पीटीआई में जो आपस की लड़ाइयाँ हैं, पार्ट ट्रिब्यून में भी दूसरे दिन मुसलसल स्टोरी आई है, आप के ग्रुप का अखबार है। तो ये चीज़ें कहीं पे आग होती है तो धुआं उठता है जी। फैसल साहब, तो लेकिन तो आपने कैटेगोरिकली ये स्पेसिफाई नहीं किया। आपने कहा ना हार्ड स्टांस लिया, जिस वजह से हॉस्पिटलाइजेशन नहीं हो पाई। किसने हार्ड स्टांस ले लिया? आप अलीमा साहिबा की ही बात कर रहे हैं। आपने भी यही प्रॉब्लम आइडेंटिफाई की है कि उनके जो स्टांसेस हैं वो नुकसान पहुंचा रहे हैं पार्टी को।
नहीं, देखिए, मैंने तो जो कहना था वो मैंने कह दिया है, और मैं जाहिर है आप जो कह रहे हैं वो तो मैं नहीं कहूँगा। मैं तो अपने अल्फाज इस्तेमाल करता हूँ, और मैंने कोई ऐसी ढकी छुपी बात नहीं की है, ना ही मैं ऐसी बात करता हूँ जो बाद में मुझे उससे वापस होना पड़े, या मैं कोई उस मुबहम बात करने का आदी नहीं हूँ। पार्टी के अंदर से भी लोग जो हैं वो टोक करते हैं आर्ट स्टार्स को, जिनको अब समझ में नहीं आती है कि ये जो मामलात होते हैं ना जी सियासत के, ये जज्बात से आरी होते हैं। इन पे आपको अमली तौर पे अप्रोच करनी पड़ती है, और इस वक्त जितनी भी सख्ती का स्टांस लिया जाता है, उसका नुकसान इमरान खान साहब की ज़ात को होता है, किसी और को नहीं होता। ज़ाहिर है अंदर वो हैं, उनकी आँख, उनकी तबीयत ठीक नहीं है, आँख का इलाज उनका ज़रूरी है। हुकूमत जो है वो फिर जब ईगो मामला आता है तो फिर हुकूमत ये कहती है जी कि फिर हम क्यों करें ये मामला किसी के दबाव में आके। तो दबाव कब डालना है कब नहीं डालना है, ये भी तो एक फहम फरासत का एक मामला है ना जी। एग्जैक्टली। आपने कैसे मामलात को, स्ट्रेटजी कैसे बनानी है, हिकमत अमली आपकी क्या होगी, ठीक। रेजोल्यूशन अल्टीमेटली जो होता है ना जी, ऑब्जेक्ट का किसी भी मकसद का अचीव कर लेना, वो ज़्यादा इम्पोर्टेंट होता है। स्ट्रेटजी जो है उसकी मुताबिक रखी जाती है, ना कि एहतजाज जो है वो स्ट्रेटजी तो कभी भी नहीं होता। वहाँ स्ट्रेटजी का एक बहुत वाइटल पार्ट ज़रूर होता है। बिल्कुल बिल्कुल, फेयर इनफ। इस पे हुज़ैफा साहब, आप बज़ाते खुद भी और आपकी पार्टी के दूसरे मेंबरान भी ये बताते रहे कि हमने किसी किस्म की कोई डील ना कभी ऑफ़र की, ना ऐसा कुछ हुआ। लेकिन राना सनाउल्लाह साहब ने एतराफ़ करके आपके नैरेटिव को तो डीकंस्ट्रक्ट कर दिया। उन्होंने कहा कि एटलीस्ट 2 मरतबा तो उनके इल्म में है जब खान साहब से रब्ता हुआ, मुख्तलिफ़ कंडीशंस उनके सामने रखी गई, और आज खान साहब मान नहीं रहे कि हमें कोई डील ऑफ़र की गई हो। तो जिस चीज़ को आप डिनाई करते थे, वो डट के खड़ा है वाला बयानिया, वो तो आपने खुद ही साबित कर दिया कि डट के ही खड़े हैं। 2 मरतबा रब्ता किया, वो नहीं माने, आपको तो कोई इशू नहीं था। देखिए जी, बहुत शुक्रिया, मैं आपने हुकूमत का मौक़िफ़ जानने के लिए मुझे मदऊ किया। देखिए, एक बात का एतराफ़ तो मैं आपके चैनल पर करूँगा कि हमारी जमात में ये एक लकूना रहता है कि जो पॉलिसी होती है या नैरेटिव होता है वो सेंट्रलाइज़ तरीके से सामने नहीं आता। मुख्तलिफ़ वज़रा मुख्तलिफ़ अंदाज़ में मुख्तलिफ़ बातें कर देते हैं, जिसका फिर दिफ़ा करना भी मुश्किल होता है, और वो जो पॉलिसी होती है उसकी भी कुछ चीज़ें बरअक्स होती हैं। मैं समझता हूँ राना सनाउल्लाह साहब ने जो भी बात की है, मैंने वो खैर बयान नहीं सुना, मुख्तलिफ चैनल्स में मुझसे सवाल ज़रूर हुआ और मैंने ज़रा उस सवाल से एज्यूम किया कि उन्होंने क्या बात की होगी। लेकिन मैं समझता हूँ कि शायद उनकी बात को भी जो है वो सियाक़ व सबाक़ से हट कर लिया गया होगा। मकसद ये है कि ये ज़रूर हो सकता है कि बानी तहरीक इंसाफ से मुख्तलिफ मौक़ों पर गंडापुर साहब जब बीच में थे, बैरिस्टर सैफ थे, वो राब्ता किया गया हो, लेकिन उसको डील का नाम देना और ये कहना कि कोई हुकूमत की तरफ से डील ऑफर हुई है, अर्ज ये है कि डील कोई भी हुकूमत इस स्टेज पे ऑफर कर ही नहीं सकती, क्योंकि टेक्निकल स्पीकिंग बानी तहरीक इंसाफ को सजा दी है अदालतों ने, और अदालतों की सजाओं के खिलाफ उन्होंने अपील की है, और अपील कॉन्टिन्यूशन ऑफ ट्रायल होती है। अब हो ये तो सकता है कि आप इस्लामाबाद हाई कोर्ट या जो कंसर्न उनकी हाई कोर्ट बन रही है, इस्लामाबाद हाई कोर्ट ही बनती है, कि मेडिकल ग्राउंड के ऊपर उनकी बेल ले ली जाए, या मेडिकल ग्राउंड के ऊपर उन्हें बाहर आने दिया जाए, या अदालत ऑर्डर कर दे कि उनके घर को जो है वो जेल का दर्जा दे दिया जाए और वो वहां शिफ्ट हो जाएं। लेकिन ये कहना कि हुकूमत के कलम के नीचे जो है वो डील की जा सकती है, वो मुमकिन नहीं है। और अदालतें ही बानी तहरीक इंसाफ को डील भी दे सकती हैं, और अगर उसको डील का नाम दें, रिहाई का नाम दें, या उनकी अपील पर उनके हक में फैसला हो, वो भी अदालतें दे सकती हैं। हुकूमत चाहते हुए भी कुछ नहीं कर सकती। हाँ, ये जरूर है कि अगर मेडिकल ग्राउंड के ऊपर वो जाते हैं कोर्ट में, इस्लामाबाद हाई कोर्ट में, और इस्लामाबाद हाई कोर्ट FIA से पूछती है, चूंकि इन्वेस्टिगेशन एजेंसी पे FIA थी, प्रोसिक्यूशन FIA नहीं की, FIA इस केस में मुद्दई है। FIA एक स्टांस ले लेती है, जिस तरीके से मियां नवाज शरीफ साहब के केस में नैब ने आकर कहा कि ठीक है जी, अगर मेडिकल ग्राउंड पे बेल दे दी जाए, हमें कोई एतराज नहीं है। इतना तो हो सकता है, लेकिन ये कहना कि हुकूमत ने डील की ऑफर की है और बानी तहरीक इंसाफ ने ली नहीं है, इस किस्म की बात मेरे ख्याल से ना मैं इसकी तौसीक करूंगा, और मैं समझता हूं कि टेक्निकली पॉसिबल नहीं है। हुज़ैफा साहब, जो खबर गंडापुर साहब ने दी कि 26 नवंबर 2024 से पहले वो मोहसिन नकवी साहब से मुसलसल राब्ते में रहे हैं, तो नकवी साहब आपके बिहाफ पे PTI से इंगेज कर रहे थे, या लाइल्मी में सब हो गया जो आप कह रहे हैं कि डील नहीं हो सकती थी? नहीं, नकवी साहब, एक तो बात यह है कि गंडापुर साहब ने एक बात की है, उसको आप ऐसे ही लें कि अगर आप कहें कि कुरान पाक में लिखा हुआ है नमाज ना पढ़ो,
आगे ये भी लिखा हुआ है अगर नशे की हालत में हो तो उन्होंने आधी बात की है, यानी गिलास आधा खाली बता रहे हैं, आधा भरा हुआ भी होता है। मोहसिन नकवी साहब वजीर दाखिला हैं इस मुल्क के, और अगर एक सूबे का वजीर आला उस जगह पर जो है चढ़ाई करते हैं जो फेडरल कैपिटल टेरिटरी में आता है, और उस कैपिटल टेरिटरी का जो कस्टोडियन है वजीर दाखिला होता है, उस हवाले से अगर कोई राब्ता रहा है तो बल्कि कुछ राब्ते तो ऑन द रिकॉर्ड भी रहे हैं। जब वजीर पानी और बिजली से मुलाकात के लिए जो है मोहसिन नकवी साहब के साथ ही आए थे वजीर आला साहब, तो ये कहना कि कोई दरपर्दा राब्ते रहे या कोई राब्तों का मकसद जो है वो किसी और के नुमाइंदगी कैसे से कर रहे थे, मैं समझता हूँ मोहसिन नकवी साहब का इसके ऊपर मौका जब आ जाएगा चीजें मजीद क्लियर हो जाएंगी। लेकिन अब तक की गुफ्तगू से मैं समझाऊं कि वजीर दाखिला साहब कोई प्राइवेट आदमी नहीं है। अगर उन्होंने एक सूबे के वजीर आला को एंगेज किया है या उन्हें कोई कानूनी रास्ता दिया है या उन्हें बताया है कि 26 नंबर चुंगी से आप आगे आएंगे तो मसाइल पैदा होंगे, हमारी फोर्सेस रिटेलिएट करेंगी, चीजें की हैं, तो कोई खिलाफ आइन नहीं है, खिलाफ कानून नहीं है। लेकिन ज़ाहिर है गंडापुर साहब का अंदाज बताने का ऐसा है, उस अंदाज से लग रहा है कि शायद कोई डील की गई या नकवी साहब जो है वो स्पेशली एंगेज कर रहे थे उन्हें, ऐसा हरगिज नहीं। ये जरूर है कि जो सियासी हालात वाकया चल रहे थे उसके मुताबिक नकवी साहब ने वजीर दाखिला होने के नाते एक सूबे के वजीर आला को एंगेज किया। ठीक है, मतलब ये जो एंगेजमेंट थी ये डील नहीं थी, आप ये कह रहे हैं। प्रोग्राम में एक ब्रेक शामिल करते हैं, ब्रेक के बाद वापस आएंगे। वेलकम बैक नाजरीन, पैनल मौजूद है, डिस्कशन को कंटिन्यू करते हैं। तो फैसल साहब मुझे ये बताएं कि ये जो खामोशी है ट्विटर की खान साहब के हवाले से और सुहेल आफरीदी साहब की स्ट्रेटजी में नरमी, तो ये तूफ़ान से पहले की खामोशी है या समझ आ चुकी है कि अब तरीक़ाकार कुछ और है जिससे इन हाउस चेंज हो सकता है? बहुत से साफ़ी ये बातें कर रहे हैं कि जी नेशनल गवर्नमेंट की तरफ जा सकते हैं, तमाम पार्टियों की गवर्नमेंट फॉर्म हो सकती है। तो कुछ इस नौयत की ख़बर आप तक पहुँच गई है जिस वजह से स्ट्रेटेजिक चेंज आपको ये नोटिस करने को मिल रहा है, या फिर आपको ये लगता है कि रमज़ान के अंदर जो एक्टिविज़म जिस तरह रिहाई फोर्स का आपने ही अभी जिक्र किया वो हो नहीं सकता? और सुहेल साहब के हवाले से तो ये भी बात की है गंडापुर साहब ने कि ये ईद के बाद इनको फ़ारिग कर दिया जाएगा क्योंकि हलीमा साहिबा से उनकी दुश्मनी है, इख्तलाफात हैं। तो ये जो पॉलिटिकल चेंज है, आपको लगता है कि ऐसा कुछ हो रहा है वाकई शहबाज साहब की हुकूमत को लेकर? पहला तो ये है कि इमरान खान से कोई ट्विटर अकाउंट तो इसलिए खामोश है कि मुलाकातें बंद है, और अगर कोई वहाँ पे स्टेटमेंट आएगी तो वो तो फिर रिफ्लेक्ट होगी ना कि वो जो भी चला रहे हैं वो खान साहब की मुलाकात के बाद ही उसको ट्वीट करते हैं। नॉर्मली तो वो उसे अगर उसे हटके करेंगे तो फिर तो वो अकाउंट कोई और चला रहा है ना, तो वो ये तासर देना चाहते हैं कि ज़ाहिर है वो इमरान खान साहब की गुफ्तगू जो है वही बार आती है। जहाँ बाकी रमज़ान का भी एक इशू है, रमज़ान के बाद भी फोर्स नहीं बन सकती, फोर्स जो है वो बननी आइनी तौर पे बन नहीं सकती है, और अगर कोई सियासी जमात फोर्स बनाएगी तो वो बैन हो जाएगी। और पीटीआई को ये जो सुहेल आफरीदी ने बयान दिया है गैर ज़िम्मेदाराना बयान है, और ये चीज़ जो उन्होंने की है और वो पचगाना सोच है और ये पचगाना तर्ज अमल है। देखिए, आप एक ज़िम्मेदार पोजीशन पे जाते हैं और वहाँ पे फिर आपको ये सारी चीज़ें सोच समझ के गुफ्तगू करनी पड़ती है। हलीमा खान और सुहेल आफरीदी के दरमियान कोई इख्तलाफात नहीं है। गंडापुर साहब की, क्योंकि गंडापुर या वो दो चार ऐसे बंदे हैं जिनको अपना मुस्तकबिल पीटीआई में तो उनका है नहीं है, ये एक हकीकत बात है। इससे दरकिनार के उनके साथ जो सलूक हुआ है मैं नहीं समझता कि वो ठीक हुआ है। और अब वो ज़ाहिर है वो हर किसी की फिर अपना ग्रज होता है ना जी, तो वो हर कोई अपना वो फिर ग्रज निकालता है जहाँ पे मौका मिलता है। तो ये चीज़ें तो अपनी जगह मौजूद हैं। बाकी सियासत में कंट्रोल तो होता नहीं है। ये जो एक कंट्रोल फ्रीक बनना चाह रहे हैं पार्टी के अंदर लोग, वो नहीं हो सकेगा, उसका काउंटर ब्लास्ट होगा, क्योंकि सियासी जमातें जो हैं उनको लेके चलना बड़ा एक मुतदिल मजाज का काम है, और हर तरह के लोग होते हैं उसमें, वो सोसाइटी की रिफ्लेक्शन होती है। जरदारी साहब के हवाले से, जरदारी साहब के हवाले से जो बात कर रहे हैं, इसमें एक तजिया ये भी है कि जरदारी साहब का जो डिमीनर है या खान साहब को लेके वो स्पेसिफाई करके उनको हिट करना शुरू कर दिया, तनकीद की उन्होंने, तो तासुर एक ये है कि दरअसल जो स्पेस पीटीआई को मिलने जा रही है, पीपल्स पार्टी उस पर अग्रीड नहीं है, जरदारी साहब उसकी राह में हायल हो गए हैं। आपको लगता है ऐसा ही है? इसीलिए ऑल ऑफ अ सडन सदर पाकिस्तान ने ये बयानात दिए जो रिसेंटली सामने आए हैं। क्या मिलने जा रही है? सबसे पहली सवाल तो ये है ना जी कि पीटीआई को क्या कोई स्पेस मिलने जा रही है? मेरा नहीं ख्याल कि ऐसी कोई बात है।
अभी तक मामलात स्टैंड स्टिल पे है। उसकी वजह खान साहब की तरफ से बिल्कुल मुसलसल इनकार भी है, और बुनियादी वजह तो वही है। जो बात हुकूमत मनवाना चाहती है वो है अनकंडीशनल सरेंडर या इस्टेब्लिशमेंट। ये मनवाना चाहते हैं इमरान खान, वो करेंगे नहीं, कर सकते भी नहीं है, पीटीआई भी नहीं कर सकती। वो अगर करना हो तो 3 साल पहले करना होता था। अब तो इस बहुत सारा पानी पुलों के नीचे से बह गया है, टाइम निकल गया है, सख्तियां भी झेली हैं उन्होंने, ठीक है ना जी। तो अब अगर आगे करेंगे तो क्या हो, वो तो फिर जो है बिल्कुल ही ऐसी गैर सियासी बात होगी ना जी। तो ऐसा तो कोई भी नहीं करेगा। दूसरी तो बात आपने की कौमी हुकूमत की। देखिए कौमी हुकूमत जो है इस वक्त तो जाहिर है बजट के बाद देखते हैं कि उसमें क्या सूरत हाल है। जो हालात बने पड़े हैं उसमें किसी एक पार्टी, एक इदारे, एक शख्सियत का तो ये काम अब रह नहीं गया। अब अगर वो चीज़ बनती है तो उस पर हो सकता है नून लीग भी एग्री कर जाए कि पंजाब हमारे पास रहने दें, वफाक आप ले लें, क्योंकि गालियाँ तो फिर पड़ती हैं ना। इस वक्त जो टारगेट हो रही है वो है नून लीग, ज़ाहिर हर जगह से। और जरदारी साहब का डिमेनर जो है वो बिल्कुल, वो जो नून लीग और फौज के दरमियान वो एक समझते हैं कि वो इस किस्म की बात करके तो वो अपनी जगह बना सकते हैं, और वो बुनियादी तौर पे पीटीआई की मुखालफत ही करनी है, जिसने भी करनी है, वो नून लीग की जगह लेना चाहते हैं। अच्छा, तो ये जो जरदारी साहब का जो अटैक है इमरान खान साहब के ऊपर, वो बुनियादी तौर पे ताकतवरों को ये मैसेज देना है कि देखें ये तो बड़े डीले ओवर कर रहे हैं और ये कर रहे हैं वो कर रहे हैं, देखें हम तो सीधे उनके गले पड़े हैं। ठीक। तो वो इस किस्म का तासुर देना चाहते हैं और पॉलिटिक्स में रेलेवेंट होने चाहते हैं, क्योंकि इस वक्त पीपल्स पार्टी किसी जगह पे रेलेवेंट नहीं है। बिल्कुल, मतलब ऑप्टिक्स हैं उस तरह से पॉलिटिकली। ठीक है, पॉइंट ऑप्टिक्स बुरे हैं उनके। सही। हुज़ैफा साहब, ये चीज़ तो आप एक्नॉलेज करेंगे, बेशक आप पंजाब गवर्नमेंट को रिप्रेजेंट नहीं कर रहे, लेकिन ओवरऑल पार्टी जो आपकी है उसका इमेज बिल्डिंग का एक इशू चला आ रहा है। अभी ये जो गल्फ स्ट्रीम एयरलाइनर है, इसको लेकर अज़मा बुखारी साहिबा ने जिस तरह उसको मिस हैंडल किया, तनकीद बहुत हुई कि जितने की पीआईए फ़रोख्त हुई उतने का आपने प्राइवेट जहाज़ ख़रीद लिया एलिजिडली। सेकेंडली ये कि चीफ सेक्रेटरी साहिबान हों, आईजी पंजाब हों, उनके लिए 4700 सीसी जो गाड़ियाँ हैं, अनलिमिटेड फ्यूल सप्लाई, और साथ साथ ये कि सीसीडी को लेकर जो कयास आराइयाँ हो रही हैं कि ऑलमोस्ट 1000 बंदा जो है वो टारगेट किया गया है, जिस तरह से इनकाउंटर हुए हैं पंजाब के अंदर। तो एक्नॉलेज कर रही है पार्टी ये कि इमेज बिल्डिंग को बेहतर करने की ज़रूरत है, क्योंकि पीटीआई जब बैश हो रही है, आपने भी ये बात बहुत मरतबा की है कि जो 9 मई के बाद की पीटीआई थी, ऑब्वियसली इट हैड टू फेस द रैथ, लेकिन अब आकर अगर ये स्कैंडल पर स्कैंडल आता रहेगा तो सारा मोमेंटम जो आप बिल्ड करना चाह रहे थे वो तो आपकी तरफ आ गया फिर। जी बहुत शुक्रिया। आपने 3 सवाल किए हैं तो मैं चाहूंगा मुझे कुछ पेशेंट ऑडियंस दें ताकि मैं तीनों का जवाब दूं। पहला आपने गल्फ स्ट्रीम के हवाले से कहा, दूसरा सीटीडी के हवाले से, और तीसरा जो है आपने वही पंजाब हुकूमत के मुतालिक तीसरा क्या बात की थी आपने? जो आईजी पंजाब और गल्फ स्ट्रीम का, एक सीटीडी पंजाब के हवाले से, और आईजी पंजाब गाड़ियां। जी बिल्कुल, गाड़ियां का। जी बिल्कुल। देखिए मैं जो है बिल्कुल रियलिस्टिक स्कूल ऑफ थॉट का हामी हूँ। मुझे कहने में कोई आर नहीं है कि उज़मा बुखारी साहिबा बहुत मेहनत से काम कर रही हैं, लेकिन जो उन्होंने गल्फ स्ट्रीम के मामले पे मौक़िफ़ दिया उस पे मैं समझता हूं कि बहुत बेहतर दिफा पेश किया जा सकता था। और पहली बात तो ये है कि पंजाब एक सबसे बड़ा सूबा है और पाकिस्तान में कोई पहला गल्फ स्ट्रीम नहीं खरीदा गया। वज़ीर-ए-आज़म साहब की भी ज़ेर इस्तेमाल है गल्फ स्ट्रीम। उसके अलावा भी पंजाब में कई लोगों को मैं जानता हूं जिनके प्राइवेट जेट्स हैं जो गल्फ स्ट्रीम है। और गल्फ स्ट्रीम बेसिकली एक ऐसी कंपनी है जो कि अगर आपने 5000 नॉटिकल माइल से ज्यादा ट्रेवल करना है तो ये एक ऐसा जहाज है जो कि वन फ्यूलिंग के अंदर आपको लेके जा सकता है। इसका मुकाबला बम्बार्डियर करता है, उसका भी यही रेट है। अगर पंजाब ने अपने असासों के अंदर एक इजाफा किया है और गल्फ स्ट्रीम का उसकी फ्लीट के अंदर आया है, और जाहिर है वज़ीर आला भी उसको इस्तेमाल करेंगी, सूबे के बाकी मामलात में भी वो इस्तेमाल होगा। सबसे बड़ी बात यह है कि पंजाब जो है दुनिया के कई ममालिक से बड़ा है। कई हेड ऑफ स्टेट्स आते हैं तो जाहिर है कुछ चीजें आपकी जो है फेस के इम्पैक्ट के लिए होती हैं। यानी पूरे सूबे के अंदर आपने ऑरेंज लाइन नहीं बनाई, लेकिन लाहौर में सबसे पहले बनाई कि एक सूबाई दारुल हुकूमत है, ताकि पूरे दुनिया में जो भी यहाँ पर हेड ऑफ स्टेट आए, कोई किसी बड़े शहर का मेयर आए, उसके ऊपर एक इम्पैक्ट क्रिएट हो कि लाहौर जो है वाकई ये सारी जो एक बड़े दारुल हुकूमत की खूबियां होनी चाहिए या सिफात होनी चाहिए वो लाहौर के अंदर मौजूद है। और इसमें ज़ाहिर है अगर पंजाब बड़ा सूबा है, उसने एक जहाज लिया
कोई इतने बड़ी मालियत भी नहीं है। हाँ, मीडिया की खबरियत क्या है इसमें कि प्रोक्योरमेंट का प्रोसेस फॉलो नहीं हुआ, नहीं, बड़ी मालियत तो है, हुई, कोई महंगा ये खरीदा तो ना गया। कहें कि बड़ी मालियत है ही नहीं। सुनने, बिल्कुल भी बड़ी मालियत नहीं है। कैसे नहीं है, मुझे मुकम्मल कर लूं बात, फिर आप काउंटर क्वेश्चन कीजिएगा। पंजाब का एनुअल डेवलपमेंट का जो बजट है, प्लान है, वो 1400 अरब रुपए के करीब है। तो जिस सूबे का एनुअल डेवलपमेंट प्लान 1400 अरब रुपए हो और जिले 40 हो, फी जिले के ऊपर ऑलमोस्ट 50 अरब रुपए तकसीम होता हो, वहां के अगर चीफ एग्जीक्यूटिव ने एक जहाज लिया है जो कि सूबे के एसेट के अंदर शुमार होगा। जब मोटरवे बनी थी, लोगों ने बड़ी तनकीद की थी कि जी 10 अरब लगा दिए, 20 अरब लगा दिए। आपने फिर उस मोटरवे के ऊपर 500 अरब रुपए लोन लिए और उसको एज अ बॉन्ड के तौर पर रखवाया। तो बात यह है कि अगर एक सूबे की इस्दाद इजाजत दे रही है, सूबे का अपना रेवेन्यू इजाजत दे रहा है और सूबे को बड़ा बोझ नहीं आ रहा, इस तरह के एसेट्स जो है, अगर आप बात करेंगे इंडिया की बात करें, दीगर ममालिक की बात करें, उनके फ्लीट्स के अंदर अच्छे जहाज जो है, ऑगस्टा के हेलीकॉप्टर्स, अच्छी मैबैक मर्सिडीजें मौजूद होती हैं। वो थर्ड लार्जिस्ट इकोनॉमी है, वो थर्ड लार्जिस्ट इकोनॉमी है दुनिया की। हमारा तो 70% डेट हो गया। बांग्लादेश की बात कर लें आप, किबला बांग्लादेश की बात कर लें, आप श्रीलंका की बात कर लें, ये 3-4 चीजें वो होती हैं जिसके अंदर यानी आप आर्मर्ड गाड़ियां, अच्छा हेलीकॉप्टर, अच्छे फ्लीट में जहाज, जो जाहिर है कई हेड ऑफ स्टेट्स आ रहे थे। ईरान हमसे कई गुना गरीब है, उनके पास भी हमसे अच्छे जहाज मौजूद होंगे। दूसरी आपने बात की, चीफ सेक्रेटरी और आईजी को वजीर आला साहिबा ने या पंजाब हुकूमत ने लिख कर दे दिया कि आपने 4880 की गाड़ी इस्तेमाल करनी है। बेसिकली जो लोग मामलात हुकूमत को समझते हैं, रूल्स ऑफ बिजनेस को जानते हैं, चीफ सेक्रेटरी अपनी इंतजामी मशीनरी का हेड होता है और आईजी पुलिस मशीनरी का हेड होता है। सारी गाड़ियां इनके अंडर होती हैं। वजीर आला ने इस नोटिफिकेशन के जरिए एक बेहतरीन गवर्नेंस मुतारिफ कराई है कि ताकि ये लोग इन गाड़ियों से तजावुज ना करें। अदरवाइज सारी गाड़ियां इनके पुल पे होती हैं। चीफ सेक्रेटरी जो लगते हैं वो भी 4-4, 5-5 गाड़ियां इस्तेमाल कर रहे होते हैं, सबको पता है इस बात का। 8-8 गाड़ियां इस्तेमाल कर रहे होते हैं, आईजी भी इसी तरीके से कर रहे होते हैं। अगर वजीर आला ने एक नोटिफिकेशन के जरिए उन्हें कैद कर दिया कि भाई तुमने 3 गाड़ियां अपने जाती इस्तेमाल में, ऑफिशियल इस्तेमाल में रखनी है, मुझे आप बता दें बुजदार वजीर आला रहा है, परवेज अली वजीर आला रहा है, किसी दौर में बता दें कि चीफ सेक्रेटरी और आईजी के पास 5-5, 6-6 गाड़ियां 48 की ना रही हो। अगर मरियम नवाज ने एक बेंचमार्क मुकर्रर कर कहा। अच्छा, अगली बात पे आ जाए, सीटीडी वाला जो आपने सवाल किया, देखिए बात यह है कि मैंने खुद इस मामले की बड़ी तफ्तीश और तहकीक की है कि सीसीडी ने कितने बंदे मारे हैं। एक तो बात यह है कि पंजाब के अंदर एक केस ऐसा नहीं है कि कोई बंदा 302 या 324 या इसके अलावा डकैती के दौरान रेप के 10-12 केसेस में इन्वॉल्व ना हो और वो जो है सीटीडी के किसी पुलिस मुकाबले में मारा गया हो। अगर एक बंदे का क्रिमिनल रिकॉर्ड है, 15-15 एफआईआर हैं उसके ऊपर और वो बकायदा सूबे के अंदर, ये तो आप एतराफ नहीं कर रहे कि अगर चार्जशीट लंबी है तो उड़ा दो फिर। नहीं, मैं ये आपसे कह रहा हूं कि जो लोग मारे गए हैं पुलिस मुकाबलों में या जिन लोगों के खिलाफ मुकाबले हुए हैं, कोई ऐसा बंदा नहीं है कि इनोसेंट बंदा मारा गया हो, चाहे पुलिस की गोली से, चाहे अपने साथियों की गोली से। सारे वो लोग हैं जो रिकॉर्ड याफ्ता है। आपने जुडिशियल सिस्टम को बाईपास कर दिया ना, इशू तो ये है। नहीं भाई अगर एक रिकॉर्ड याफ्ता बंदा जिसके ऊपर 15 एफआईआर है वो पुलिस पे फायरिंग करता है और बाद में अपने साथियों की फायरिंग से मारा जाता है, तो मुझे आप ये बताएं, आप पुलिस को कैसे दोष देंगे? पुलिस के उन पे फायरिंग ना करे, पुलिस अपने बंदे मरवा कर आ जाए। आप ये भी देखें पंजाब में, आखिरी बात, पिछले 6 महीनों में सीसीडी फाल हुई है। आप ये देख लें पंजाब में कितने पुलिस एहलकार शहीद हुए, कितने आम लोग इसमें शहीद हुए। ये बात ना करें। हाँ, अगर कोई इनोसेंट बंदा मारा गया है, पुलिस की गोली से भी मारा गया है या अपने साथियों की गोली से मारा गया है, उसमें पुलिस जरूर अकाउंटेबल है। अगर लोगों ने खानदान उजाड़ दिए, अगर लोगों ने ठीक, बहुत शुक्रिया। वक्त खत्म हो गया। हुज़ैफा रहमान साहब, फैसल साहब मौजूद थे। ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद वापस आएंगे। स्टे विद अस। वेलकम बैक नाजरीन। पाकिस्तान के अफगानिस्तान में टीटीपी के 7 मुबैना मराकज़ को निशाना बनाने के बाद इस वक्त दोनों ममालिक के दरमियान पहले से मौजूद कशीदगी में मज़ीद इजाफा हो चुका है। पाकिस्तान का मौक़िफ़ है कि इन इंटेलिजेंस बेस्ड हमलों में 80 से ज़्यादा दहशतगर्द हलाक हुए जिनके खिलाफ ठोस शवाहिद मौजूद थे और ये मुल्क भर में मुख्तलिफ दहशतगर्द कार्रवाइयों में मुलविस थे। लेकिन अफ़गानिस्तान की तालिबान हुकूमत इसके बरक्स बात कर रही है। अब यहाँ पर सवाल ये है कि दोनों ममालिक के दरमियान ताल्लुकात जो एक तरह से पॉइंट ऑफ नो रिटर्न तक पहुँच चुके हैं, इसको नॉर्मल करने के लिए दोनों के पास क्या ऑप्शंस हैं? क्योंकि पाकिस्तान के लिए टीटीपी की कार्रवाइयाँ जितनी कंसर्निंग है, अफ़गान तालिबान के लिए नहीं है, जिसकी मुख्तलिफ वजूहात हो सकती हैं। एक बात यह भी की जाती है कि टीटीपी तालिबान हुकूमत के कंट्रोल में भी नहीं है। फिर इसी मामले पर दोनों ममालिक के दरमियान
कई सिफारती कोशिशें भी हो चुकी हैं, जिनमें सऊदी अरब, तुर्किया और कतर भी इन्वॉल्व रहे, जिनका बाज़ाहिर कोई नतीजा नहीं निकल सका। इसी तरह बॉर्डर मैनेजमेंट से भी जो तवक्को की जा रही थी कि शायद अब हालात बेहतर हो जाएं, तो क्या अब वाहिद हल यही है कि पाकिस्तान बॉर्डर पर टीटीपी के ठिकानों की इसी तरह हिटिंग करता रहे? लेकिन इससे अहम बात यह है कि क्या इन इक़दामात से हम तालिबान हुकूमत और टीटीपी को कंट्रोल करने में कामयाब होंगे? इसी पर गुफ्तगू का आगाज़ करते हैं। कॉमोडोर रिटायर्ड खालिद चिश्ती साहब मौजूद हैं, दिफाई तजिया निगार हैं। बहुत बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। खालिद साहब, ये जो अफ़गानिस्तान की सिचुएशन है, अब पाकिस्तान का ये क्लेम है कि ये जो हॉस्टाइल एलिमेंट्स टीटीपी के मुल्क भर में दहशतगर्दी की कार्रवाइयाँ करते हैं, सिक्योरिटी फोर्सेस को टारगेट करते हैं, उनको हमने निशाना बनाया है। लेकिन जो रिएक्शन है उसमें अगर अब देखें तो वजारत ख़ारजा के तर्जुमान जो हैं हिंदुस्तान के, वो भी इसको कंडेम कर रहे हैं। अफ़गान तालिबान ये मानने को तैयार नहीं है कि टीटीपी एक वायलेंट एंटिटी के तौर पे पाकिस्तान को डैमेज कर रही है। इस सूरत हाल में ये जो प्रोपेगेंडा है, इससे किस तरह से क्लैरिटी लें, क्योंकि वहाँ से ये बयान दिए जाते हैं कि सिविलियन इंफ्रास्ट्रक्चर टारगेट हो गया, जिसका कोई सबूत मौजूद नहीं है। हाउ टू काउंटर एंड नेविगेट थ्रू दिस? बहुत शुक्रिया मुज़म्मिल साहब, आपने इन्वाइट किया। तो एक काउंटर क्वेश्चन एक और भी बनता है, वो ये बनता है कि जो इमाम बार का इस्लामाबाद में हमला हुआ था, वो क्या कोई मिलिट्री इंस्टॉलेशन थी या वो नमाजी थे जो इबादत के लिए वहां गए थे? पहला सवाल। जो वहां पे हमारे जो स्कूलों, मदरसों, बाजारों में जो धमाके होते हैं, आया वो वॉर फाइटिंग मशीनरी होती है और वो कॉम्बेटेंट्स होते हैं, हमारी जंग में शामिल होते हैं किसी तरह, वो मासूम नहीं होते। तो पहली बात तो ये है कि यहाँ पे तो जो मासूम मारे जाएं वो तो कोई विक्टिम नहीं है, उनको नहीं, वो बियॉन्ड थ्रेशोल्ड गिना जाता है। जब वहां पे किसी ऐसी जगह पे किया जाए तो प्रोपेगेंडा शामिल किया जाता है। और ये मैं तो आपको कंफर्म कर सकता हूँ थ्रू वेरी रिलायबल सोर्सेज को, ये विमेन और बच्चों को जाहिर है एज ए ह्यूमन शील्ड इस्तेमाल करते हैं। और बाद में जाहिर है इसीलिए आपने देखा है कि वो एक्सेस नहीं दे रहे उस एरियाज में इंटरनेशनल मीडिया को, और अगर कोई देते भी हैं तो वो लिमिटेड, कैंड और प्रोग्राम्ड किस्म का एक एक्सेस दिया जाता है, जिसके अंदर वो खुद डॉक्यूमेंट्री बना के ऐसे क्लिप्स चलाते हैं जिसके अंदर ये शो किया जाता है कि शायद औरतें और बच्चे मारे गए। और इनकी तो स्ट्रैटेजी यही है। तो ये अगर एथिक्स और मोरालिटी उधर अप्लाई होती है तो फिर इधर भी होनी चाहिए, और अगर इधर अप्लाई हो जाए तो फिर धमाके ना हो। तो ये मेरा ख्याल है इसको काउंटर करने का सिंपल तरीका क्या है कि हम अपने फैक्ट्स बताते हैं। मैंने कल कंफर्म किया है कि हमारी जो प्रिसीजन स्ट्राइक्स थी, इंतहाई प्रिसीजन थी, वेल कैलकुलेटेड थी, बहुत फोकस थी और वेल मेजर्ड भी थी बाय द वे, और रीवेरिफाइड था। ये मैं आपको कंफर्म कर सकता हूं कि ये कोई विम्स पे नहीं मारा जाता कि हमें कोई खबर मिले, कोई टेलीफोन कर दे कि वहां ये छुपा हुआ है कोई लीडर या इनके टेररिस्ट, तो बस स्ट्राइक भेज देते हैं। बहुत दिनों तक उसको सर्वेल किया जाता है, उसको वेरीफाई किया जाता है, डाटा कोरिलेट किया जाता है मुख्तलिफ एजेंसियों से, जो इंटेलिजेंस एजेंसियां होती हैं, प्लस मुख्तलिफ मेथड्स जो इंटेलिजेंस वेरिफिकेशन के होते हैं, उनसे वेरीफाई करने के बाद टारगेटिंग स्ट्रैटेजी बनाई जाती है। और ये भी मैं आपको कंफर्म कर दूं कि बहुत सारे टारगेट जो पुट अक्रॉस होते हैं या डिस्कशन या डेलिब्रेट होते हैं, मैं पिछली दफा भी अक्टूबर में भी कहा था कि तकरीबन 100 टारगेट में से शायद 5 या 7 टारगेट्स को टारगेट किया गया था। तो हम तो इतने वेल मेजर्ड कर रहे हैं, इतने रिस्पॉन्सिबली यानी कर रहे हैं, क्योंकि इतना प्रोहिबिटिव कॉस्ट की पनिशमेंट देना तो एक ऑब्लिगेशन हो जाता है जब एक रोजाना की बुनियाद पर आप यहाँ पे शहीदों के जनाजे उठाएं। तो आई थिंक इट्स पार्ट ऑफ द प्रोपेगेंडा, और हमें कैंपेन कंटिन्यू करनी चाहिए जैसे आप कर रहे हैं, इस तरह और हम सबको करनी चाहिए। मतलब आप ये कह रहे हैं कि इसको हम फिर न्यू नॉर्मल समझ लें। उसकी वजह यह है कि पिछले 2 सालों का अगर हम डेथ टॉल देखें पाकिस्तान में, तो पिछले 10 सालों में परसेंटेज वाइज सबसे ज़्यादा है, 4000 प्लस कैजुअल्टी हमने फेस की है। तो डू यू सी दिस कंटिन्यूइंग इन फ्यूचर एज वेल? क्योंकि जिस तरह से अफ़गान तालिबान की एक आउटराइट डिनायल है टीटीपी को लेकर, और जो उन्होंने एग्री किया था दोहा एग्रीमेंट में, उसकी भी वायलेशन करते हैं। तो हमारे पास, आपको लगता है, इसके अलावा ऑप्शन नहीं है, एंड वी विल कैरी दिस आउट इन फ्यूचर एज वेल? देखिए मुज़म्मिल साहब, आप बातचीत तो उन मुल्कों से करते हैं जो एज अ स्टेट रिस्पॉन्सिबली एक्ट कर रहे हो। एक स्टेट जब भी करती है वो कुछ मानती है आपकी, कुछ आपसे बनवा लेती है, कुछ कॉमन ग्राउंड्स निकल जाते हैं, इंटरनेशनल रूल्स और बायलॉज की रिस्पेक्ट की जाती है, बायलैटरल कोई अगर एग्रीमेंट हो जाए तो उसकी रिस्पेक्ट करती है। अभी आपने कहा कि वो जो दोहा एग्रीमेंट हुआ था उसकी रिस्पेक्ट नहीं करते। और अफगानिस्तान की जो तालिबान इस वक्त हुकूमत में है, वो एज अ स्टेट थोड़ी बिहेव कर रहे हैं, वो किसी लॉ को नहीं मान रहे हैं, वो किसी ट्रीटी में एंटर नहीं होंगे, कोई बायलैटरल कानून की रिस्पेक्ट नहीं करेंगे। उनका तो सर्वाइवल ही एक इंस्टेबिलिटी में है। मैं अक्सर कहता हूं कि उनकी तो स्टेबिलिटी ही उनकी इंस्टेबिलिटी में है। और जब इंस्टेबिलिटी और आपका फोर्स स्ट्रक्चर ऐसा हो जिसके अंदर आपने सिर्फ टेरर के जरिए अपने सर्वाइवल इंश्योर करना हो, तो उनके पास तो ऑप्शन ही कोई नहीं है। वो समझते हैं कि हमारे पास तो यही तरीका हमें आता है, और हमने आज का नहीं है, 200 साल, 225 साल ब्रिटिश कानून जब उनकी हुकूमत थी उस वक्त से कई लोग उठा के देख ले हिस्ट्री, उस वक्त से भी इन्होंने जत्थे के तौर पे एक्ट करते थे।
ब्लैकमेल करते थे, हॉस्टेजेस बनाते थे, लूट मार करते थे, और ये इनका सर्वाइवल की टेक्निक थी। तो ये आई थिंक उनको मेथड ही यही आता है, इसलिए उनको जुबान भी यही समझ आएगी। अगर वो जुबान समझे, इंटरनेशनल कानून की को पासदारी करे, कोई गवाह जैसे कतर ने और तुर्की ने पहले नेगोशिएशन कोशिश की थी, अगर किसी को बिठा के किसी की बात माने, तो आई एम श्योर पाकिस्तान भी नहीं चाहेगा कि एक और फ्रंट खोलना वेस्टर्न साइड पर। और खालिद लेकिन साहब हालत मजबूरी खालिद साहब ये इंटरनल थ्रेट तालिबान एक्नॉलेज करते हैं, क्योंकि अगर हम कह भी लें कि एक एथनिक कोहेजन है वहाँ पर, लेकिन उसके बावजूद दे आर लेसर देन 50% जो कि उनकी तालिबान की पश्तून लीडरशिप है। इसके अलावा दाइश खुरासान का ये जो हमला रिसेंटली जिसका आपने जिक्र किया, ISPP बना ली उन्होंने पाकिस्तान के लिए, तो ये दोनों तो कन्फ्रंटिंग फैक्शंस हैं, एक दूसरे के ख़िलाफ़ हैं। तो आपको लगता है कि अफ़गान गवर्नमेंट की सस्टेनेबिलिटी पर भी एक सवाल है लॉन्गर रन में, क्योंकि अगर उनके हॉस्टाइल ग्रुप्स इतने एम्पावर होते जा रहे हैं, सो हाउ कैन वी से कि फ्यूचर में ये बड़ी स्टेबल गवर्नमेंट रहेगी इनकी? ये आपका बहुत अच्छा पॉइंट और ऑब्जर्वेशन है। वो इसलिए मैं कहूंगा कि बुनियादी तौर पर तो एक सर्वाइवल मोड में है सबके सब वहां पे। कोई अब तो यूनाइटेड नेशंस और बहुत सारे इंटरनेशनल रिसर्चर्स मानते हैं तकरीबन 21 के करीब वहां पे फैक्शंस हैं, ऑल्दो प्रोमिनेंटली 2 ही हैं, ये जो वली वाला और जो TT अफगानिस्तान वाली और TTP है जो। तो बुनियादी तौर पर आपकी बात बिल्कुल ठीक है, क्योंकि वो सिर्फ पावर के जोर पर आए हुए हैं। और अगर आपने जो रेशो की बात की है, वो तो कोई ऑलमोस्ट 15 मिलियन अफगानिस्तान में अगर पश्तून है, तो कोई 35 मिलियन के करीब पाकिस्तान में रहते हैं। तो अगर मेजोरिटी देखा जाए तो फिर हम भी क्लेम उधर कर सकते हैं। अगर वो किसी बॉर्डर को नहीं मानते तो उस पर डिवाइड कर लें, आज पोलिंग करवा लें, अगर रेफरेंडम हाइपोथेटिकली इस पूरे खित्ते में करवा लें, तो जाहिर है वो 15 मिलियन भी पाकिस्तान को ज्वाइन करना चाहेंगे। तो इसका तो मतलब ये है कि उन्होंने सिर्फ गन कल्चर के थ्रू और फोर्स के जरिए उनको हॉस्टेज काइंड ऑफ बनाया हुआ है, या ऑब्वियसली ऑब्लिगेशन किया हुआ है उनके लिए कि वो वहां रहेंगे। तो ये इंटरनल डायनामिक्स इतनी है, डेफिनेटली है, और वक्त शायद आएगा कि उनकी इतनी इंस्टेबिलिटी शायद खुद ही हो जाए कि वो ओवर पावर कर लें एक दूसरे ग्रुप। एंड लास्ट क्वेश्चन, जो टर्की या कतर या सऊदी अरेबिया का एवेन्यू हमने इससे पहले डिप्लोमेसी के लिए यूज़ किया था, ऑब्वियसली इनफेक्चुअल रहा बिकॉज ऑफ देयर रिलक्टेंस, तालिबान की बात कर रहा हूँ। आगे चल के आपको लगता है कि जियो पॉलिटिक्स में कोई फॉरेन प्लेयर ऐसा है जो उनको कन्विंस कर ले कि अपना हाउस इन ऑर्डर करें, अदरवाइज सबर्ब्स में जितने ममालिक हैं वो आपके खिलाफ ही रहेंगे? देखिए मुजम्मिल साहब, आप सिंपल ऑब्जर्वेशन कर लें कि अफगानिस्तान के और भी बहुत सारे नॉर्दर्न साइड पे बॉर्डर मुल्क हैं, किस पर दहशतगर्दी हो रही है? किसी पर नहीं हो रही है, क्योंकि उधर हिंदुस्तान उनका दुश्मन नहीं है। इधर इंडियन एक फैक्टर बहुत इंपॉर्टेंट है, इजराइल फैक्टर बहुत इंपॉर्टेंट है, और लॉन्ग टर्म में जो बिल्कुल आप ठीक कह रहे हैं कि हमें डालना चाहिए। चाइना का बहुत बड़ा स्टेक है। चाइना ने तो इवन यहां तक इनको ऑफर किया था कि हम आपको हाई स्पीड ट्रेन और ट्रांसपोर्टेशन का सिस्टम दे देते हैं, नॉर्थ की तरफ लिंक कर देते हैं। नॉर्थ की तरफ इनको अगर इंसेंटिव वो दिया जाए, चाइना के पास एक बहुत बड़ा एडवांटेज है जो मैं समझता हूं, वो ये है कि वो इकोनॉमिकली भी इनको एक कंपनसेशन कर सकते हैं, जिस तरह इंडिया कर रहा है इनके सर्वाइवल के लिए, और एक इकोनॉमिक ट्रेड या रूट भी खोल सकता है जिससे इनकी अपने हालात में और अपने लोगों की जो लिविंग है वो बेहतर होगी। तो आई थिंक चाइना एक पॉजिटिव कैरेट एंड स्टिक, बोथ हम स्टिक दिखा दी हमने, अब कैरेट अगर चाइना दिखाता है तो आई थिंक वे फॉरवर्ड ही बनता है। बिल्कुल, चाइना एक पोटेंशियल प्लेयर ऐसा हो सकता है जो कि उनको परसुएट कर सके। बहुत शुक्रिया खालिद चिश्ती साहब। ब्रेक लेंगे, ब्रेक के बाद वापस आते हैं। नाज़रीन, प्रोग्राम आपने मुलाहिज़ा किया, फीडबैक ज़रूर दीजिएगा, इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।